नमस्कार। पिछली क्लास में हमने एनएलएस के बारे में डिस्कस किया था कि एनएलएस होते क्या हैं और किस प्रकार से उनकी डिस्कवरी हुई। तो वे प्रोटीन जिनको कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ ले जाया जाता है, उन प्रोटीन्स के अंदर एक विशेष प्रकार के सिग्नल्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स कहते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रोटीन्स होती है जिनको हम कार्गो प्रोटीन्स कहते हैं, इनका न्यूक्लियर इंपोर्ट किस प्रकार से होता है। सो फॉर import there are some receptor present in the cell. These receptors are called as nuclear import receptors. These receptors binds to both nuclear localization signals and NPC proteins basically. So to initiate nuclear import, most nuclear localization signals must be recognized by a nuclear import receptor, sometimes called importins, most of which are encoded by a family of related genes. So basically ये जो प्रोटीन्स होती है जिनके के अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स होते हैं, ये सबसे पहले एक न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम इंपोर्टिन्स कहते हैं, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और ये जो इंपोर्टिन्स है ये एक फैमिली ऑफ जीन्स होते हैं, उसके द्वारा ये एनकोडेड होती हैं। Each family members encodes a receptor protein that can bind and transport the subset of cargo proteins containing the appropriate nuclear localization signals. Nuclear import receptor do not always binds to nuclear proteins directly. अब ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि जीन्स को एनकोड कर रहे हैं, बेसिकली ये एनकोड क्या करते हैं, एक रिसेप्टर प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं जो क्या करती है, एक कार्गो प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड करती है। और कौन सी कार्गो प्रोटीन, जिनके के ऊपर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर जो प्रोटीन्स होती है, ये डायरेक्टली है ना जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड नहीं करती है। किस प्रकार से करती है ये हम आगे देखते हैं। इनके लिए बेसिकली क्या होता है, एक एडिशनल एडेप्टर प्रोटीन्स होती है that can form a bridge between the import receptors and the nuclear localization signals on the proteins to be transported. ये जो जैसे मैंने बताया आपको कि इंपोर्टिन जो प्रोटीन्स होती है डायरेक्टली बाइंड नहीं करती है, ये क्या करती है, इनको एक एडिशनल अडेप्टर प्रोटीन्स की और आवश्यकता होती है जो क्या करती है, ब्रिज बनाती है किसके बीच में, इंपोर्ट रिसेप्टर्स तथा एनएलएस सिग्नल्स के बीच में ब्रिज बनाती है और देन उनको ट्रांसपोर्ट ये करती है। By using a variety of import receptors and adapters, cells are able to recognize the broad repertoire of nuclear localization signals that are displayed on the nuclear proteins. The import receptors are soluble cytosolic proteins that bind both to the nuclear localization signals on the cargo protein and to the phenylalanine glycine Fg repeats in the unsaturated unstructured domains of the channel nucleophorine that line the central core. Fg repeats are also found in the cytoplasmic and nuclear fibrils. अब बेसिकली होता क्या है, जो ये इंपोर्ट रिसेप्टर जो प्रोटीन्स होती है ना, ये क्या होती हैं, ये साइटोसोलिक प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स के ऊपर बाइंड करती है जो कि कार्गो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ ये एफजी रिपीट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन रिपीट्स, उससे भी ये बाइंड करती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली ये जो न्यूक्लियोपोरिन जो चैनल्स होते हैं उनका जो अनस्ट्रक्चरल डोमेन होता है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैं आगे की डायग्राम में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि जो सेंट्रल पोर की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर ये एफजी रिपीट्स पाए जाते हैं। These Fg repeats in the unstructured tangle of the pore are thought to do double duty. They interact weakly
which gives the protein tangle gel-like properties that impose a permeability barrier to large macromolecules, and they serve as docking sites for the nuclear import receptors. ये तो एफजी जो रिपीट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो आपका जो चैनल जो प्रोटीन होता है, जो न्यूक्लियर जो पोर होता है, उसको क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रोटीन टेंगल जेल लाइक प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, ये परमेबिलिटी बैरियर हो जाता है इसमें। और परमेबिलिटी बैरियर होने से क्या होता है, स्मॉल जो प्रोटीन्स होते हैं वो तो आसानी से पास आउट हो जाते हैं, और जो लार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं वो इससे आसानी से पास आउट नहीं हो पाते। तो एक तो काम किया इन्होंने, क्या परमेबिलिटी बैरियर का काम किया, और दूसरा काम किया ये डॉकिंग साइट्स होती हैं फॉर न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स। जो न्यूक्लियर इंपोर्ट जो प्रोटीन्स होती है, जिनको हमने कहा इंपॉर्टेंस, इनके लिए क्या करती है, ये डॉकिंग साइट्स का काम भी करती है। डॉकिंग साइट्स क्या होती है, बेसिकली किसी भी प्रोटीन में डॉकिंग साइट्स क्या करती हैं, उस डॉकिंग साइट की सहायता से दूसरी प्रोटीन्स उस प्रोटीन के ऊपर बाइंड हो जाती है। तो ये जो एफजी रिपीट्स ने दो काम किए। एक काम क्या किया कि आपका जो न्यूक्लियर पोर जो चैनल्स था उसके अंदर परमेबिलिटी बैरियर बनाया, और साथ में क्या किया, जो इंपोर्टिंग जो प्रोटीन थे जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स कहते हैं, उनके लिए ये डॉकिंग साइट्स का इसने निर्माण किया। तो इससे क्या निकल के आया, बेसिकली कि आपकी जो इंपोर्ट प्रोटीन्स होती है जिनको कि हम इंपोर्टेंट कहते हैं, और साथ में एक फिनाइल एलेनिन ग्लाइसिन रिपीट्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर इंपोर्ट के लिए। कौन सी प्रोटीन, जो कि कार्गो प्रोटीन्स होती है जिनमें कि आपके न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। So these FG repeats lines the path through the nuclear pore complex taken by the import receptor, and they bound to cargo proteins. According to one model of nuclear transport, the receptor cargo complexes move along the transport path by repeatedly binding, dissociating, and then rebinding to adjacent FG repeat sequences. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो FG रिपीट्स होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये देखिए आप, ये आपकी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये इनर वाला जो स्पेस है, जो बीच वाला जो स्पेस है, ये आपकी है ना जो आउटर न्यूक्लियर एनवलप है, ये इनर न्यूक्लियर एनवलप है, यहाँ पे आपकी ये न्यूक्लियर बास्केट है। ये वाला जो स्पेस है इसमें क्या है, ये FG रिपीट्स का मैश वर्क है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपकी जो इंपोर्टेंट प्रोटीन है वो कार्गो प्रोटीन के साथ में बाइंड हुई, और वो क्या करती है, इस मैश वर्क के साथ में बाइंड करती है, फिर डिसोसिएट होती है, देन अगेन रीबाइंडिंग करती है, और अंदर की तरफ वो धीरे धीरे आती जाती है। As import receptor bind to FG repeats during this journey, they would disrupt interaction between the repeats and locally dissolve the gel phase of the protein tangle that fills the pore, allowing the passage of the receptor cargo complex. Once inside the nucleus, the import receptor dissociate from their cargo and return to the cytosol. अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे जैसे ही आपका इंपोर्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पे बाइंड किया, और बाइंड करते क्या हुआ, उसने यहाँ की जो इंट्रैक्शन जो थी, जो FG रिपीट की जो बीच की जो इंट्रैक्शन थी उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, और उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपके जेल फेज में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो रिसेप्टर जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए आसानी से इसमें पैसेज मिल गया, और ये पैसेज मिलने से क्या हुआ, ये न्यूक्लियस में आ गए, और न्यूक्लियस में आने के बाद में क्या हुआ, इंपोर्ट रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है वो कार्गो प्रोटीन से डिसोसिएट हो जाता है, और जो आपकी प्रोटीन है वो कहाँ आ जाती है, साइटोसोल में आ जाती है। तो हुआ क्या, बेसिकली आपका जो यहाँ पे कार्गो प्रोटीन का तथा इंपोर्ट रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना, वो कॉम्प्लेक्स बनकर के क्या हुआ, वो इस FG रिपीट से बाइंड हुआ। इस FG रिपीट से बाइंड होने के बाद में इस FG रिपीट के अंदर क्या हुआ, इसने एक है ना जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाई, और जेल लाइक स्ट्रक्चर बनने से क्या हुआ, यहाँ पे है ना जो आपका जो कार्गो जो प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स था वो आसानी से इसके अंदर पास आउट हो गया, और वो क्या हुआ, न्यूक्लियस में आ गया। This molecular meshwork is thought to restrict the diffusion of proteins larger than 60 kilodalton. However, importance carrying cargo proteins are thought to penetrate the molecular meshwork
by making successive interaction with the Fg repeats. ये जो मॉलिक्यूलर मैस वर्क है ये क्या करता है बेसिकली, जो 60 किलो डाल्टन से जो बड़ी जो प्रोटीन्स होती हैं उनके डिफ्यूजन को ये रोकता है. However, important carrying cargo proteins are thought to penetrate the molecular meshwork by making successive interaction with the Fg repeat. जो important जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, इस मॉलिक्यूलर मैशवर्क को पेनिट्रेट कर जाता है. कैसे? इस Fg रिपीट के साथ में इंटरेक्ट करने से. A current model for the import of cytoplasmic cargo proteins mediated by a monomeric importin. अब ये जो कैसे होता है बेसिकली, ये जो साइटोप्लाज्मिक जो कार्गो प्रोटीन्स है ये क्या करती है, मोनोमेरिक जो इंपोर्टेंट प्रोटीन्स होती है उसके साथ में बाइंड करके, और ये है ना जो साइटोप्लाज्मिक कार्गो प्रोटीन अंदर आती है. ये किस प्रकार से आती है, इसका यदि मॉडल हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, जो फ्री इंपोर्टेंट जो प्रोटीन होती है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, दैट बाइंड्स टू इट्स कोग्नेट एनालस इन अ कार्गो प्रोटीन्स फॉर्मिंग अ बायोमॉलिक्यूलर कार्गो कॉम्प्लेक्स. अब सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है जो क्या है साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, वो क्या करती है, सबसे पहले तो जो कार्गो प्रोटीन का जो एनालस जो रीजन होता है उसके साथ में बाइंड करके और एक बायोमॉलिक्यूलर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है. ये बायोमॉलिक्यूलर कार्गो कॉम्प्लेक्स होता क्या है बेसिकली, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे. द कार्गो कॉम्प्लेक्स देन ट्रांसलोकेट्स थ्रू द एनपीसी चैनल एज द इंपोर्टेंस binds transiently to successive individual Fg repeats in the Fg nucleophorins that lines the channels. अब ये कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देन है ना जो ट्रांसलोकेट हो जाता है कहाँ पे, एनपीसी चैनल के द्वारा. और कैसे, जैसे जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, इंडिविजुअल Fg रिपीट के साथ में बाइंड कर जाती है जो कि Fg न्यूक्लियोफोरिन में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्या करते हैं उस चैनल की लाइनिंग को बनाते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया है. द Fg रिपीट्स आर थॉट टू एक्ट एज स्टेपिंग स्टोन्स as the cargo complexes diffuses from one Fg nucleoporins to another on its way through the channel by a process that does not require a direct input of energy from ATP hydrolysis or other mechanisms. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि ये Fg रिपीट्स क्या कर रहा है, Fg रिपीट के साथ में जैसे ही आपके जो इंपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स ने बाइंड किया, बाइंड करते क्या हुआ, ये इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करते क्या हुआ, ये स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है, यानी पत्थर गुड़कता जाता है ना जैसे, तो उस तरह से काम करता है. और उस तरह प्रकार से क्या होता है, ये Fg न्यूक्लियोपोरिन से डिफ्यूज आउट हो जाता है. और इस प्रोसेस के लिए इस वजह से ही कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से अथवा अन्य मैकेनिज्म से प्राप्त होती है, उस एनर्जी की इसको आवश्यकता नहीं होती है. तो ये Fg रिपीट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. Fg रिपीट इंपॉर्टेंस क्यों है कि जैसे ही आपके जो कार्गो और जो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है उसके कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है, ये स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करती है, और बिना ना जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ये ना जो चैनल के थ्रू पास आउट हो जाती है. When the cargo complexes reaches the nucleoplasm, the important interacts with RAN GTP, causing a conformational change in the importance that decreases its affinity for the annulus, releasing the cargo protein into the nucleoplasm. अब क्या होता है, जैसे ही आपके जो कार्गो और इंपॉर्टेंट का कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंचता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में क्या होता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है वो एक दूसरी प्रोटीन होती है रैन, जो कि जीटीपी के साथ में बाइंड होती है, इसके साथ में इंटरेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है. और कन्फॉर्मेशनल चेंज होने से क्या होता है, इसकी जो एफिनिटी है एनएलएस के साथ में डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने से क्या होता है, ये क्या करती है, कार्गो प्रोटीन को न्यूक्लियोप्लाज्म में रिलीज कर देती है. तो ये रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि रैन जीटीपी होता क्या है, वो किस प्रकार से बनता है, और रैन जीटीपी फिर किस में कन्वर्ट होता है, उसके लिए कौन सी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ इसका मॉडल की स्टडी हम कर. यदि हम इसका डायग्राम देखें तो आप ये देखिए, ये तो आपकी इंपोर्ट रिसेप्टर्स है, न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर है जिसको हमने कहा इंपोर्टिन. ये आपकी कार्गो प्रोटीन है जिसको कि अंदर लेके जाना है, कहां से, साइटोप्लाज्म में. ये साइटोसोलिक साइट है और ये आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म साइट है.
तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर इंपोर्ट जो रिसेप्टर था वो बाइंड किसके साथ में किया, आपके एनालस रीजन के साथ में बाइंड किया, किसके, कार्गो प्रोटीन के। तो ये एनालस रीजन है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों इसके साथ में बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद में क्या हुआ, ये एफजी रिपीट से यहाँ बाइंड करेंगे, एफजी रिपीट से बाइंड करने के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका रेंज जीटीपी है। रेंज जीटीपी क्या कर रहा है, इस इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने से क्या होता है, ये इसको कार्गो प्रोटीन को रिलीज कर देता है और रिलीज करने के बाद में ये दोनों फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोटीन का इंपोर्ट होता है। ये एक मॉडल था। यदि हम इसका दूसरा मॉडल देखें तो ये देखिए आप कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है इसके भी बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपके इंपॉर्टेंट अल्फा, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट बीटा। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट अल्फा इंपॉर्टेंट बीटा क्या कर रहा है, कार्गो प्रोटीन है जिसका कि एनालस रीजन है उसके साथ में ये बाइंड कर रहा है। बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे आपका कार्गो प्रोटीन विथ एनालस प्रोटीन हो गया। ये क्या हुआ, बाइंड करके और ये एफजी रिपीट के साथ बाइंड किया। एफजी रिपीट से बाइंड होने के बाद में ये अंदर आया। अंदर आने के बाद में आप ये देखिए कि ना जो ये रेंज जीटीपी से इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने से क्या होगा, ये दोनों इसको रिलीज कर देंगे। तो ये आपका कार्गो प्रोटीन अलग फ्री हो गया और ये आपके दोनों प्रोटीन्स अलग फ्री हो गए और ये रेंज जीटीपी इसके साथ में बाइंड कर गया। अब रेंज जीटीपी का आगे होता क्या है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से एक मॉडल और है जिसमें आप ये देखिए कि ये आपकी कार्गो प्रोटीन है जिसका एनालस रीजन है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये इंपॉर्टेंट और एनालस कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद में ये यहाँ पे एफजी रिपीट से इंटरेक्ट करता है और एफजी रिपीट से इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होता है, ये जो आपका स्टेपिंग स्टोन वाला जो मॉडल है उसके द्वारा ये यहाँ से अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में क्या हुआ, आपकी रेंज जो जीटीपी जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके साथ में इंटरेक्ट करता है जिससे इसमें कन्फॉर्मेशन चेंज होता है। और कन्फॉर्मेशन चेंज होने के बाद में होता क्या है, बेसिकली ये रेंज जीटीपी जो कॉम्प्लेक्स है वो ना जो इसके साथ में बाइंड कर जाता है इंपॉर्टेंट के प्रोटीन के साथ में और यहाँ पे एनालस प्रोटीन आपकी मुक्त हो जाती है। जो कार्गो प्रोटीन है जिसके अंदर एनालस रीजन है वो प्रोटीन इससे मुक्त हो जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से रेंज जीटीपी इसमें कार्य करता है। धन्यवाद।